दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी में। और हम देखेंगे अभी जीव विज्ञान। पहले हम आपको चित्रों के बारे में बताएंगे, फिर वन लाइनर पॉइंटर के फॉर्मेट में आपको पूरा चैप्टर समझाया जाएगा। जीव विज्ञान, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया वो लैमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया। लैमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। जीव विज्ञान के जो जनक हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, इस अरस्तु को कहा जाता है। अब प्रमुख शब्दावलियाँ। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, ठीक है। एवीकल्चर, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, ये आपका पक्षी पालन से संबंधित है। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर, देखिए सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, जो कि शहतूत के ऊपर जो प्यूपा होता है उसके द्वारा पैदा किया जाता है। ये ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर फूलों बागवानी से संबंधित है। पामोलॉजी फलों की खेती से संबंधित है। विटीकल्चर आपके अंगूर की खेती से संबंधित है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती से संबंधित है। अभी देखिए जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं। जो पादपों का अध्ययन है किसमें करते हैं? बॉटनी में। मृदा का अध्ययन पैडोलॉजी में। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन जेरेंटोलॉजी में करते हैं, ठीक है। जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में करते हैं। उभयचर सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में करते हैं। पोषण विधियों का अध्ययन ट्रैकोलॉजी में करते हैं। इसी प्रकार देखिए त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मिस्ट बोलते हैं। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। अभी देखेंगे हम जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत ठीक है। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत देखेंगे। जो लैमार्कवाद है इसके जनक फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क, ठीक है। और इनकी पुस्तक थी फिलॉसफी जूलॉजिक। अन्य नाम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इन्होंने उदाहरण दिया जिराफ की गर्दन का लंबा होना, कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबा हो गया क्योंकि वो इसको बार बार प्रयोग करता रहा पत्तियों को खाने के लिए। जैसे जैसे प्रयास किया उसकी गर्दन बढ़ती गई। सांप के पैर का गायब हो जाना। लैमार्क बोलते हैं कि जिस चीज़ का यूज नहीं किया जाता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जैसे सांप के पैर का गायब हो जाना। अभी देखिए चार्ल्स डार्विन का डार्विनवाद सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? तो डार्विनवाद के जनक ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। पुस्तक है इनका प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, 1859 में दिया सिद्धांत। अन्य नाम प्राकृतिक वर्णवाद, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज इनकी बुक है। इन्होंने बोला कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया। उत्परिवर्तनवाद यानी म्यूटेशन, इसके जनक है हॉलैंड के ह्यूगो डिब्रीज। प्रयोग वस्तु शांत प्रिमरोज। अन्य नाम उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी म्यूटेशन थियरी। अभी लैमार्क के अनुसार अंगों के उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव जिराफ के उद्विकास क्रम का रेखाचित्र। घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कम लंबाई। और जैसे जैसे ये प्रयोग करते गए उन्होंने बोला कि इनकी अंगों की लंबाई यानी गर्दन की लंबाई क्या हो गई? बड़ी हो गई। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई।
जीव जंतुओं का विकास क्रम, प्रोटेरोजोइक घटना जो है प्रथम प्रोटोजोआ और जंतुओं का पहला चिन्ह। पैलियोजोइक कल्प देखिए, पमियरन सरीसृपों की उत्पत्ति, कार्बोनिफेरस प्रथम सरीसृप बीज युक्त फर्न्स। इसके बाद देखिए डिवोनियन प्रथम उभयचर जबड़े वाली मछलियाँ, सिल्यूरियन प्रथम संवहनी युक्त धरातलीय पौधे, आर्डोविसियन मेटाजुअन जीवों का विकास, कैम्ब्रियन प्रथम मछली, प्रथम रज्जुकी। मेसोजोइक युग क्रिटेशियस डायनासोर की विलुप्ति, पहले प्राइमेट का विकास, फूल वाले पौधों की उत्पत्ति। मेसोजोइक युग में ही जो है जुरासिक भी आता है, पहली चिड़िया का विकास, डायनासोरों की उन्नति जो है। ट्रियासिक प्रथम स्तनपायी, प्रथम डायनासोर। मेसोजोइक के बाद देखिए सोनोजोइक क्वार्टनरी मानव का उद्विकास, नियोसीन स्तनपायियों में विविधता, पैलियोसीन। अभी हम देखेंगे दोस्तों टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी। वर्गीकी इसकी डेफिनेशन परिभाषा देखिए, जीवों की उनकी समानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटना, यही है वर्गीकी। इसके जनक जो है कैरोलस लिनियस हैं। 5 जगत प्रणाली के जनक आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने जो है पूरी जगत प्रणाली को 5 में बांटा। 5 किंगडम देखिए, 5 जगत किंगडम उन्होंने कैसे बांटा है देखिए। यूकैरियोटिक जीव, उदाहरण शैवाल एवं प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, उदाहरण माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद देखिए यूकैरियोटिक अधिकांशतः बहुकोशीय, उदाहरण जीस्ट, मशरूम, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति। जंतु में जो है देखिए सभी उपभोक्ता जीव हैं, कशेरुकी हैं, अकशेरुकी हैं। पादप में देखिए स्वपोषी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत व आवृत बीजी। तो इसमें देखिए उन्होंने कैसे बांटा है। मोनेरा कैसे बांटा है उन्होंने देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक हो गया, पादप हो गया और जंतु। तो 5 में उन्होंने डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और तीसरा कवक, चौथा पादप, 5वां जो है जंतु। मोनेरा ये देखिए माइकोप्लाज्मा, स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव, प्रजनन में समर्थ। साइनोबैक्टीरिया अन्य नाम नीलहरित शैवाल जो है। जीवाणुओं में देखिए सरल तथा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, ये परपोषी और स्वपोषी। कवक के बारे में देखिए, पर्णहरित, नो क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। थैलोफाइट्स, परपोषी, काइटिन निर्मित कोशिका भित्ति है इसमें। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक और शैवाल का अध्ययन जो है लाइकेन। लाइकेन कैसे बना है? कवक और शैवाल से, उदाहरण खमीर, कुकुरमुत्ता, राइजोपस। अभी देखिए दोस्तों मछलियों के नाम से समानता रखने वाले भिन्न जीव। इनके नाम से लगेगा कि मछली हैं, बट ये मछली नहीं, ये जीव हैं। जैसे जेलीफिश, जैसे देखिए जेलीफिश, ये जो है निडेरिया संघ का है। स्टारफिश ये इकाइनोड मेटा संघ का है। सिल्वर फिश जो है आर्थ्रोपोडा संघ का। कटल फिश जो है मोलस्का संघ का। हेक फिश साइनोक्लोस्टोमेटा संघ का। डेविल फिश जो है मोलस्का संघ का। क्रे फिश आर्थ्रोपोडा संघ का। रेजर फिश मोलस्का संघ का। अब देखिए सरीसृपों से जुड़े जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता रहे हैं तथ्य। घोंसला बनाने वाला जो सांप है किंग कोबरा, विश्व की एकमात्र छिपकली जो जहरीली होती है गीला मॉन्स्टर
हिलोडोर्मा भी कहते हैं इसको। संसार का सबसे जहरीला सांप होता है हाइड्रोफिश नामक समुद्री सांप। जमीन पर रहने वाला सबसे जहरीला सांप है इनलैंड ताइपन। बिल बनाने वाली छिपकली है मबुया या स्किंक। सरीसृपों का युग कहलाता है मीसोजोइक युग। अब पक्षियों से संबंधित जो है परीक्षा उपयोगी तथ्य देख लीजिए। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। उड़ न सकने वाला पक्षी है कीवी और एमू। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है पेरेग्रिन फाल्कन। पक्षियों का वाक यंत्र होता है शब्दनी। सबसे प्राचीन पक्षी है आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का। अब देखिए भिन्न नामों वाली वास्तविक मछलियाँ। फ्लाइंग फिश समुद्री घोड़ा ये मछली है। पाइप फिश, पैडल फिश, डॉग फिश, कैट फिश, ग्लो फिश और गोल्ड फिश, पैडल फिश, ये सब मछली हैं। परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 कक्षीय हृदय वाला सरीसृप है मगरमच्छ। अंडे देने वाले स्तनपायी जीव हैं एकिडीना और प्लेटिपस। भारत की विशालतम मृग प्रजाति है नीलगाय। उड़ने वाला स्तनपायी है चमगादड़। 6 टांगों वाले जीव कहलाते हैं कीट वर्ग। सफ़ेद रक्त वाला जीव होता है तिलचट्टा। ठोस मूत्र उत्सर्जित करने वाला जीव है कंगारू चूहा। कुनैन प्राप्त होती है सिनकोना पेड़ की छाल से। मानव निर्मित अनाज है ट्रिटिकेल गेहूँ प्लस राई से मिलकर। अफीम पोस्ता पौधे का कौन सा भाग होता है अध्पका फल। अफीम के पौधे से प्राप्त उत्पाद है नोस्कॉपिन, मॉर्फिन और हेरोइन। अभी जलीय स्तनपायी देखेंगे दोस्तों। ब्लू व्हेल ये पृथ्वी का जो है विशालतम स्तनपायी है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। यह है समुद्री गाय, ये भी जलीय स्तनपायी है। डॉल्फिन है, वालरस है, समुद्री शेर है और ये है सील। दोस्तों आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। और लगातार हम जो है जीएस पॉइंटर का जो है सीरीज़ दे रहे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज, सो दैट आप कम समय में अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, क्योंकि अब समय काफ़ी जो है कम है। ठीक है, यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है आपका 2023, तो काफ़ी समय कम रह गया है, इसलिए जो है जीएस पॉइंटर आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट आप इसके द्वारा सब्जेक्ट का जो है फास्ट रिवीजन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जीव विज्ञान सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जीव विज्ञान की उपशाखाएं। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवित व मृत जानवर दोनों का करते हैं इसमें अध्ययन जूलॉजी में। अभी देखिए नीचे जो है सही सुमेलन है, ऑलरेडी जो है ये मैच करके दिया गया है जीएस पॉइंटर में, सो दैट समय आपका कम लगे। तो जो पक्षी यानी बर्ड्स के बारे में जो अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी उसको बोलते हैं। वंशागति इसका अध्ययन हम जेनेटिक्स में करते हैं। पर्यावरण का जो अध्ययन है इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और जीवाश्म का अध्ययन जो है पैलियोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है वो है जननांकी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म यानी फॉसिल्स प्लांट का। रेशम कीट का पालन कई बार पूछा गया है, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। खेती और खेती का नामकरण दोस्तों इसको जो है आप डबल स्टार लगा लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया है। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, पीसीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर
ये देखिए फूलों से संबंधित है। सभी सही सुमेलित है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का जो संकलन है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन करते हैं फिलोलॉजी के अंतर्गत। आइकनोग्राफी यानी प्रतिमाओं चित्रकलाओं का जो अध्ययन है आइकनोग्राफी। विटीकल्चर में जो है अंगूर की खेती होती है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। जेरोंटोलॉजी संबंधित है, तो जेरोंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। ठीक है। जेनेटिक्स अध्ययन है, जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण से रिलेटेड है। ठीक है। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त कहलाता है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। ठीक है। फिलाटेलिस्ट में क्या करते हैं, डाक टिकट जमा करते हैं। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है साइकोलॉजी। ठीक है। साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है। आगे देखिए हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन यानी बिना मिट्टी के जो खेती किया जाता है वो उसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। लिथोट्रिप्सी क्या है, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना। आप देखे होंगे आजकल जो है इंडोस्कोपी के थ्रू जो है क्या किया जाता है, इंडोस्कोपी के थ्रू जो है एक्सरे किरणों को भेज करके लाइट के द्वारा बिना ऑपरेशन किए ही जो ऑपरेशन किया जाता है, जैसे पथरी को तोड़ा जाता है, वो है लिथोट्रिप्सी। अभी देखिए जैव विकास जो है इसके बारे में जो इतिहास है वो देखिए। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व जो है, लगभग जो है पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो नील हरित शैवाल। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। चार्ल्स डार्विन ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज इन्होंने बुक लिखा है, तो इन्होंने लिखा कि चार्ल्स डार्विन ने कि जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है प्रकृति के साथ। तो क्या लिखा उन्होंने, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। मैंने इनका जो सिद्धांत है प्राकृतिक वर्ण वो आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने। जीव विकास या इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। लैमार्क ने कहा कि जो चीज़ें यूज में होती हैं वो तो रहती हैं, आगे बढ़ती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और जिनका यूज नहीं होता है वो समाप्त हो जाता है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकास के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन, इसके बारे में जो है सिद्धांत के बारे में बताया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो विकास का सिद्धांत डार्विन से संबंधित है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टैटम। ओपेरन अवधारणा जो है जैकब और मोनोट से संबंधित है। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं वो है चीता। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो-मैग्नन मानुस। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी जो है। दोस्तों आप जो है ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे जो है समता एकेडमी सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पे भी समता एकेडमी, सो दैट आपको लगातार ऐसे ही वीडियो मिलते रहें।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप व पक्षी के बीच की। मैमथ पूर्वज है हाथी का। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में। डायनासोर जो है कौन से युग में थे? मेसोजोइक युग में। जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है सालामैंडर, इसके बाद अजगर, फिर कंगारू। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी है। तो समुद्री गाय एवं समुद्री सिंह जो है ये क्या है? स्तनधारी है यानी मैमल है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में यानी मैमल में। सील है एक स्तनपाई। एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया मतलब जो जल और थल दोनों में रह सके। जैसे आपका जो मेढक है तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले जो पशुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबिया। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है। तो लंगूर जो है कपी नहीं है। मानव सदृश लघुतम कपी है गिब्बन। गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नीलगाय आती है हिरन कुल में। नीलगाय किस में आती है? ये जो है हिरन कुल में आती है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। तो केकड़ा जो है इस वर्ग का नहीं है। केकड़ा जो है उसमें आ जाएगा, आर्थ्रोपोडस में आएगा। ठीक है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है। तो व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी। जुगनू होता है एक कीट। आप देखे होंगे रात में जो है काफ़ी जो है वो चमकता है। एक छोटा सा कीड़ा जो है बचपन में आपने भी हाथों पे लिया होगा। तो उसमें जो फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि रात में वो चमकता है, इसकी वजह से जो है फास्फोरस सल्फर की मात्रा। अभी देखिए खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, मकड़ी में जो है 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए कीट से भिन्न है। तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है। तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर यानी नॉकटर्नल होते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ठीक है, ये जो है रात्रि में इनको काफ़ी दिखाई देता है और रात्रि में ही ज़्यादा भ्रमण करते हैं ये। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केवल नर रक्त चूसते हैं। मच्छरों के बारे में है पहला पॉइंट, केवल नर चूसते हैं। तो नर रक्त नहीं चूसते हैं। मादा जो है, जो मच्छर होती है वही जो है रक्त चूसती है। केवल मादा रक्त चूसती है, बिल्कुल सही है। मादा पौधों का रस चूसती है, ये भी गलत हो गया। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, तो ये दोनों सही है, केवल 2 और 5। मोलाक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमैस्टिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आंत्र में जल का संग्रहण कर लेता है। तो ऊंट जो है क्या करता है? अपनी आंत्र में जो है जल का संग्रहण कर लेता है, क्योंकि काफ़ी दिनों तक जब राजस्थानी क्षेत्र है, जैसे मरुभूमि क्षेत्र है, तो पानी मिलेगा नहीं, तो ये लोग संचय कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बाद में यूज कर सकें। सर्पों की विष ग्रंथियों की समांग है कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की। जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटाहारी पादप है घटपर्णी। घटपर्णी जो पौधा होता है
कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए जैसे ही उनके फूल के ऊपर या पत्तियों के ऊपर कीड़े बैठते हैं वो उनको जो है क्या करते हैं, अपने अंदर जो है बंद कर लेते हैं पत्तियों में, फूलों में, और उनको जो है मेल्ट कर देते हैं और उससे जो है उसको खा जाते हैं और उससे जो है अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त, घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है पत्ता, ठीक है, पत्ता घट में रूपांतरित हो जाता है, उसी के अंदर वो कैप्चर कर लेते हैं उस कीट पतंग को। अभी देखिए जिस्ट जो है कीड़वन के द्वारा प्राप्त होता है। कैसिन दुग्ध प्रोटीन है। एलोवेरा आवृतबीजी है। घटपर्णी प्रकाश संश्लेषण घटपर्णी में होता है। निपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है तने से। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा है प्रकंद। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है ड्रुप। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं भिन्न कालपक्वता। आलू, शकरकंद, बंडा तथा जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू तथा शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है शकरकंद। शकरकंद जड़ होता है, बाकी गन्ना आप देखिए, अदरक देखिए, आलू देखिए, तो इसमें जो है तने में ही तो संचय होता है। जो भी ऊर्जा है, जो भी फल है, वो तने में संचय होता है। शलजम, अदरक, गाजर तथा शकरकंद में से वह जो तना है अदरक। प्रकंद अदरक है। स्तंभकंद आलू है। शल्ककंद लहसुन में होता है। घनकंद जिमीकंद सूरन में होता है। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ है आलू। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? आलू जो है, आलू है एक कंद। जैव उर्वरक प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है कवक मूल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। मटर पौधा है शाक। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। लौंग है बंद कलियां। लौंग क्या है? बंद कलियां हैं। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है लौंग। लौंग प्राप्त होते हैं शुष्क पुष्प कली से। अदरक, राइजोम। केसर क्या है? पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। अफीम, अफीम की डोडी और सन, ये तना है। केसर होता है सूखा मिश्रण फूल के बीज बनाने वाले भागों का। फूल के बीज बनाने वाले भागों का सूखा मिश्रण क्या है? केसर है। अदरक देखिए, अदरक क्या है? प्रकंद है। प्याज जो है मांसल पर्ण है। आलू क्या है? रूपांतरित तना। रूपांतरित तना है क्या है? आलू है। नारियल क्या है? भ्रूणपोष। तना, बीज, जड़ तथा फल में से आलू का खाने योग्य भाग है तना। आलू, मूली, भिंडी तथा शकरकंद में से एक फल है भिंडी। तो भिंडी जो है देखिए फल है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कार्क प्राप्त होता है क्वैकर्स सुबर नामक पेड़ से। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर यौगिक। लहसुन में जो स्मेल आती है
उसका रीजन क्या है, सल्फर यौगिक पाया जाता है उसमें। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। जब प्याज छीलते हैं या काटते हैं तो आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं, सल्फेनिक अम्ल की वजह से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है, कैप्सिन पाया जाता है इसमें। कैप्सिन की उपस्थिति की वजह से मिर्च में जो है तीक्ष्णता होती है। लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है कैप्सिन। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वार्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में या जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है वो है प्यूपा। जब वो प्यूपा रहता है कोशित तब जो है रेशम बनाता है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे हैं शहतूत की पत्तियां। शहतूत की पत्तियों पर जो है रेशम कीट का पालन किया जाता है। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृतबीजी पादप से। जो छाल निकाली जाती है उससे जो है कुनैन बनता है जो मलेरिया के लिए काफ़ी अच्छा है। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। ठीक है, जो सिनकोना वृक्ष है उसकी छाल से निकाला जाता है। दोस्तों चलिए देखते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो ये जो है बीजीय पादप से जो है प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है दोस्तों, ये जो है बीजीय पादप से प्राप्त होती है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। ठीक है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्वीन। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु तथा डायटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से मृत्यु हुई, मृत्यु का पता लगाने में महत्व है तो वह है डायटम। शहतूत का फल है सोरोसिस, सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह जो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है तो वह है कपास। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। बौना गेहूँ, शंकर मक्का, ट्रिटिकेल तथा सोयाबीन में से वह जो मानव निर्मित धान्य है तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता वो है ट्रिटिकेल। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरुसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पंजी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो। कथन ए देखिए, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। नीचे रीजन दिया है, कारण दिया है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ये सही है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। नीचे दिया है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक पाया जाता है। ये पौधों में हरित लवक पाया जाता है, पौधे की जो पत्तियां होती है, इसलिए रीजन जो दिया है गलत है। तो ये सही है परंतु आर गलत है। ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। बी दिया है ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। सी दिया है ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के बारे में उपरोक्त कथनों में से सत्य है तो उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। कथन ए देखिए, मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि पानी मिलता नहीं है तो उस प्रयास में जो जड़ें हैं वो भी काफ़ी दूर दूर तक फैलती हैं। रीजन देखिए, मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। तो ये गलत है, उच्च तापमान से मतलब नहीं है। ये सही है कि मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, परंतु आर जो दिया है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, ये गलत है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। मरुस्थल में
फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसला जड़ होती है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं मरुद्भिद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? हैलोफाइट। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको बोलते हैं हैलोफाइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुदन, जो जेली है, रुदन, रुदन मतलब फटना, अम्ल की अधिकता की वजह से क्या होता है? वो फट जाता है। दूसरा दिया गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है, नहीं। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइट होते हैं, ये भी गलत है। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन, ठीक है, 4 और 1 सही है। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह है, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं किसको? एक जलीय पौधे को। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। सही सुमेलन है, देखिए। स्वजीवी, स्वजीवी मतलब जो खुद अपना उत्पादन करता है। परोपजीवी माने उसके ऊपर, उत्पादक के ऊपर जो निर्भर रहता है वही तो उपभोक्ता होता है। मृतोपजीवी, विबंधक, जो कोई मृत जीवी है उसके ऊपर निर्भर रहता है, उसका विघटन करके जो है वो अपना पोषण प्राप्त करता है, तो मृतोपजीवी। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पादप। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य यानी मछलियां जो है मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, क्योंकि वो पानी में गलफड़ों के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है गलफड़ों के द्वारा, देखिए आगे दिया भी है। सेब के फल में लाली का कारण है, सेब में जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन की वजह से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, लाइकोपीन की वजह से टमाटर लाल दिखता है। तो दोस्तों वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें भी मोटिवेट करें। दोस्तों आप लोगों के लिए जो है लगातार हम वीडियो जो है बना रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथिन। पपीते में जो पीला रंग होता है किसकी वजह से होता है? कैरिका जैंथिन की वजह से। हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वह है अंडमान द्वीप, ठीक है। अंडमान द्वीप जाइए, वहाँ पर सेलुलर जेल भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं घूमने के लिए जो है। जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पेसीज से संबंधित है, जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक ही स्पेसीज से संबंधित है, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी। खमीर एक उदाहरण है, खमीर जो है कवक का उदाहरण है। जिस्ट और मशरूम है फफूद। जिस्ट और मशरूम क्या है? एक टाइप का फफूद है, फंगी है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम है, मशरूम जो यूज करते हैं आजकल बड़े फैशन में और बहुत अच्छा है, वैसे प्रोटीन में पाया जाता है। तो ये क्या है? रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है कवक। कपास का प्रमुख घटक है, कपास का प्रमुख घटक क्या है? सेलुलोज। लाइकेन में मिश्रित जीव जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन में मिश्रित जीव हैं कवक एवं शैवाल से बनते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी साहचर्य है शैवाल और कवक का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नोस्का पिन प्राप्त होता है पोस्ता पापी से, पोस्ता से।
हेरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मॉर्फिन जो है प्राप्त होता है फल से। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लैटेक्स से। और अफीम की खेती जो है यूपी के गाजीपुर साइड में काफ़ी ज़्यादा होता है। अफीम फैक्ट्री भी है वहाँ पे, याद रखना आप। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के अधपके फल से। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन। दोस्तों चलिए अब देखते हैं आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं जीजी मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में किस जीवधारी का प्रयोग किया था? तो उन्होंने जो है गार्डन पी मटर का प्रयोग किया था। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण यानी जीनोम मैपिंग का संबंध है जीन के चित्रण से। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं 31 जोड़ियां तंत्र जो है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब जो है, यानी यूरिन कितना करता है 1.5 लीटर। प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक, उत्तक यानी टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु यानी लिगामेंट। ठीक है। दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। जो दांतों पर लेयर्स बन जाती हैं उसमें क्या होता है, भोजन के कण होता है, थूक होता है, मुख अम्ल और बैक्टीरिया। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, जब आप नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक होती है आयोडीन। मनुष्य के जीवन में या मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं, वो है 20 दांत। अस्थि, दंतवल, डेंटिन तथा सीमेंट में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दंतवल। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं किसकी, जबड़े की। अब देखिए ब्रेस्ट बोन यानी उरोस्थी, स्टर्नम, जत्रुक यानी क्लोविकल, जानुफलक यानी नी कैप, पटेला, स्कंध फलक यानी शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला। तो इसमें जो हड्डियां हैं इसके बारे में आपको बताया है। देखिए सुमेलित है ये सभी। जो आपका उरोस्थी है यानी ब्रेस्ट बोन है उसमें स्टर्नम होता है हड्डी, जत्रुक, कॉलर बोन इसमें क्लेविकल होता है, जानुफलक यानी नी कैप में पटेला होता है और स्कंध फलक, शोल्डर ब्लेड इसमें स्कैपुला होता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए तथा शरीर के संतुलन के लिए। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्शन एक्शन का नियंत्रण केंद्र है कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता होती है सेरिब्रम में। जो हम याद करने की जो कैपेसिटी होती है किसी भी इंसान की, तो स्मरण जो क्षमता होती है वो कहाँ पे होती है, सेरिब्रम में। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में।
मानव शरीर का वह भाग जहाँ शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, डिंब वाहिनी नली में। मादा जनन पथ में पहुँचने के बाद मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव जनन पथ में पहुँचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मानव भ्रूण का हृदय स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के 4th सप्ताह में। वह कला जो परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है, ओल्व यानी एमनियॉन स्तनधारियों का या स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा। श्वसन क्रिया में वायु के जिस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता वह है नाइट्रोजन। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है कितनी बार? 72 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन धड़कता है 72 बार। हृदय आराम करता है, कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच में, ठीक है। सीने में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट तथा टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है। तो टांगों में जो दर्द है वो आपका जो है हृदयाघात यानी हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। बाकी सीने में जो दर्द है, पसीना एवं जी मचलाना, ठीक है, बाह में दर्द, झंझनाहट, ये सब हार्ट अटैक से ही रिलेटेड है। हृदयाघात का सटीक लक्षण है जी मिचलाना, तेज पसीना आना एवं सीने में तेज दर्द। हृदय में कक्ष होते हैं, कितने होते हैं? 4। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। इसीलिए आप देखे होंगे डॉक्टर क्या करते हैं, आपकी हाथ की कलाई की जो नाड़ी पकड़ करके देखते हैं कि नॉर्मल जो है आपका 72 बार धड़कता है, वो चेक करते हैं कि क्या है इस समय जो है। तो मानव शरीर का तापक्रम न ही जाड़ों में घटता है और न ही गर्मियों में बढ़ता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। ये भी कई बार जैसे छोटे एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उसमें जो है काफ़ी बार पूछा गया है। अभी देखेंगे हम रुधिर परिवहन तंत्र। रक्त होता है, रक्त क्या है? रक्त जो है एक संयोजी उत्तक है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है और हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का रंग क्या है? लाल कलर का है। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लौह तत्व होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तीसरा दिया यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है, तीसरा पॉइंट। चौथा देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो बिल्कुल सही है। रुधिर वर्णिका के बारे में है, इसमें लौह तत्व होता है, आयरन की मात्रा होती है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। तीसरा पॉइंट यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये सही नहीं है। चौथा पॉइंट यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल सही है। तो 1 to 4 सही हो गया। हीमोग्लोबिन के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा यह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही है। तीसरा यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, जो वाइट ब्लड सेल्स है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो चौथा पॉइंट भी सही है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का संचार। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केचुआ। रक्त में लाल रंग होता है
हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का शरीर में कार्य है सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है 120/80, ठीक है, 120/80 होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है 120 mm एंड 80 mm, यानी 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसे उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से, पारा से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है। नीचे 4 व्यक्तियों के रक्त दाब का मान दिया गया है। श्रीमती X हैं, इनके रक्त दाब का मान 90/60, श्री X हैं, इनका 160/180 और श्री Y 120/80 और श्रीमती Y 140/100। उपरोक्त में से रक्त दाब सामान्य है तो श्री जो Y है उनका है 120/80, यही होना चाहिए। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है, मैंने किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो जो O ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन यानी एग्लूटिनेशन नहीं होता। ए सही है, ठीक है, ए सही है, आर गलत है। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त दे सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग हो। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्विक रक्त आदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन नहीं होता। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है, जिनके रक्त समूह इस प्रकार हैं। पत्नी है, उसका ब्लड ग्रुप O है, भाई है, उसका AB है, और पुत्र का A है और पुत्री का O है। उपरोक्त में से वह संबंधी जो उसे घायल व्यक्ति को रक्तदान हेतु रक्तदान कर सकते हैं। तो देखिए, जो पत्नी है वो डोनर है, वो तो यूनिवर्सल है, किसी को दे सकता है, तो पहला सही हो गया, पहला सही हो गया। जो O ब्लड ग्रुप है वो किसी को दे सकता है। इसके बाद तीसरा, चूँकि A है तो A मिल रहा है तो A भी सही है। और चौथा फिर पुत्री है O, यानी ये O वाले तो दे ही सकते हैं और A भी दे सकता है, A भी नहीं दे सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन A और B अलग अलग होगा, जो ब्लड ग्रुप A के लिए सही नहीं रहेगा। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। वह रक्त समूह जो उसे दिया जा सकता है, मान लीजिए जो बंदा एक्सीडेंट हुआ, टाइम नहीं है और आपको तुरंत ब्लड चढ़ाना है, तो वो ब्लड ग्रुप वाला जो सार्वजनिक दाता है, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर है, उसका हम ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्त आदान यानी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध वह रुधिर वर्ग जिसका रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा। तो आप जो है ब्लड ग्रुप O या RH- दोनों में से जो अवेलेबल है दे सकते हैं। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे खून दिया जाना चाहिए, या तो ब्लड ग्रुप O या RH- दे सकते हैं। रक्त समूहों की खोज की कार्ल लैंडस्टीनर ने। RH का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। एक विवाहित दंपत ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव और दूसरे का O नेगेटिव है।
तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग, एक पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग है ओ पॉजिटिव। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है ओ, ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर, ठीक है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है 7.35 से 7.45। रक्त का पीएच मान है 7.4। प्रतिजन यानी एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन्स की मूल विशेषता है वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करता है WBC, वाइट ब्लड सेल्स। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ठीक है। जो सफ़ेद रक्त कण है, बाहरी कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया, कोई भी हानिकारक चीज़ अगर प्रवेश करना चाहती है बीमारी, तो वाइट जो ब्लड सेल्स है वही हमारी रक्षा करते हैं, उनको जो है वो मार देता है। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है लिम्फोसाइट द्वारा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग 0.007 mm। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया, ठीक है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती हैं अस्थि मज्जा में। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं हृदय धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाले एंजाइम है थ्रोम्बिन। वह शारीरिक प्रक्रम जिसमें थ्रोम्बिन का संबंध होता है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, देखिए, रक्त के द्वारा, फुफ्फुस के द्वारा, ऊतक के द्वारा। तो तीनों ही पॉइंट सही है, लेकिन सबसे पहले फुफ्फुस, इसके बाद रक्त और तीसरा ऊतक के द्वारा। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता मुख्यतः प्रभावित करती है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन ए दिया है कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। कारण दिया है रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। रक्त का पीएच मान आपने देखा था 7.4। तो रक्त क्या है, थोड़ा सा अम्लीय है। तो रक्त एक कोलाइडी निकाय जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को यानी डैश किस्म का विचार किए बिना दिया जा सकता है।
एक ऐसा कृत्रिम रक्त जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को डैश का विचार किए बिना दिया जा सकता है, उसे बनाया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने। अब दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पाचन और उत्सर्जन, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसको देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत में। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव वृक्क के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, वृक्क में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वच्छ रक्त वृक्कीय धमनी से वापस आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव लघु नालिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। इनमें से सत्य कथन है, तो इनमें से दोनों ही क्या है, पॉइंट सही है, पहला और दूसरा। चलिए आगे बढ़िए। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस कहते हैं, आपने सुना होगा ये वर्ड। सत्य कथन है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, बिल्कुल सही है। डायलिसिस संबंधित है वृक्क से। यूरिया रक्त से पृथक किया जाता है गुर्दा द्वारा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी प्रति मिनट। अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है वृक्क। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो जमा होता है रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, यूरिया को छानकर बाहर करना तथा कई हार्मोनों का स्रवण करना। मानव वृक्क अस्मरी यानी किडनी स्टोन्स में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। जो मानव गुर्दे में पथरी बनती है वो किस चीज़ की रहती है, ज़्यादातर सामान्यतः कैल्शियम ऑक्सलेट की। कथन देखिए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे रीजन दिया है, यकृत 2 महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। ये सही है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन नीचे दिए यकृत 2 महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये गलत है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः क्या है, एक प्रोटीन है। वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है जाइमेज। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटालाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से वह जिसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है यूरिया। लिपिड का पाचन होता है पीत अम्ल एवं लाइपेसेज की उपस्थिति में। मानव तंत्र में एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रिन। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है। तो पहला दिया हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, ये गलत है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत्र में छोड़ा जाता है, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है परंतु आ सही है। प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलाइसिस स्टार्च बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। वह परिवर्तन जिसमें एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। मानव शरीर में कुछ संलग्न होता है बृहदान्त्र से। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम है सहस्त्रांत्र,
मध्यांत्र और ग्रहणी। वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, वह है पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। तो पहला बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो ये भी सही है। दोनों पॉइंट 1 और 2 सही। आगे बढ़िए। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ा ई कोलाई प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट एंडोन्यूक्लियस 2 स्थलों पर काटने के लिए। तो ई कोलाई प्रतिबंध जो है डीएनए को विशिष्ट से रिलेटेड है, एंडोन्यूक्लियस 2 जो है स्थलों पर काटने के लिए। तो दोस्तों पार्ट 2 बहुत जल्द लेकर के आएंगे। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।